सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। कैसे हैं प्रभु? यह है क्रिकेट का कहानीकार। दिल्ली फिर दिल्ली होती है, वो अपने घर पे खेलती है तो विरोधी टीम भीगी बिल्ली होती है। चलिए कोई बात नहीं, बैड जोक के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुरदास मान दा छल्ला ते विराट कोहली दा थोड़े पंजाबियों की लस्सी मिठी है ना, अफगानियों की जलेबी भी मिठी है। पंजाबियों ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। दिल्ली ने राजस्थान को हरा दिया है और टॉप 4 के दरवाजे पे उन्होंने दस्तक देनी शुरू कर दी है। तो इस मैच की बात करता हूं। इस मैच का नायक कौन रहा है, उसकी कहानी आपको बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सुनाऊंगा। और फिर जो आज मैच होने वाला है, इन 3 चीजों के बारे में, इन 3 कहानियों के बारे में बात करेंगे प्रभु लोग। सबसे पहले दिल्ली वाले मैच की, राजस्थान के मैच की कहानियां क्या थी। नंबर 1, JFM, जेक फ्रेजर मैकगर्क। जेक को हम पंजाबी में जग्गा कहते हैं। जग्गा कमाल कर रहा है, मतलब जग्गे का पहला सीजन है जग्गा भाई का। डेविड वार्नर की जगह इन्होंने ले ली है। वो बीच में थोड़े अनफिट हुए थे, कल दिखे थे साइड लाइन, बच्चों से बातें कर रहे थे। तो ये दिल्ली के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक लाइक फॉर लाइक आपको सब्स्टिट्यूट मिल गया है। ठीक है, ये सज्जू हैं, वो खब्बू हैं, मतलब ये दाएं वाले हैं, वो बाएं वाले हैं, पर वैसा ही एक तोड़ू या उनसे भी कुछ 1% ज्यादा बेहतर तोड़ू, और उनकी एक ही शॉट है, उनको लाइसेंस मिला हुआ है, जाओ उड़ाओ। मतलब आपने पहले ही ओवर में ट्रेंट बोल्ट को राउंड द विकेट बॉलिंग करने पे मजबूर कर दिया था, बचने पे मजबूर कर दिया था। जग्गा कमाल का सुपरस्टार है और इस सीजन में पावर प्ले के अंदर सबसे बेहतरीन जो स्ट्राइक रेट है वो हमारे जग्गा भाई की है, जेक भाई की है। दूसरी कहानी यह है कि अगर भारतीय T20 लीग को T20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन का आधार माना जाए तो जग्गा भाई तो सबसे पहले चुने जाएंगे ऑस्ट्रेलियन टीम में, पर उनको नहीं चुना गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के चयनकर्ता, मुझे नहीं पता क्या सोच है उनकी, पर यह जरूर हो सकता है कि भारत की सपाट पिचेस और वहाँ जो उनको कैरेबियन इलाकों में जो पिचेस मिलेंगी, उनकी पिचेस का वो अंतर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पर इतना बढ़िया यहाँ खेलने के बावजूद जग्गू भाई की ऑस्ट्रेलियन टीम में सिलेक्शन कतई नहीं हुई है। अगली कहानी आती है ट्रिस्टन स्टब्स की, क्योंकि पूरी दिल्ली की टीम से 3 ही प्लेयर चले थे, 2 ओपनर और अंत में आके ट्रिस्टन स्टब्स तकरीबन 41 रन बनाए थे। स्टब्स थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, तो हमने स्टब्स को पंजाब का सत्ता बना दिया। सत्ते ओए। तो सत्ता भाई ने 40 समथिंग रन बनाए और आखिरी जो ओवर है, 16 से 20 ओवर का जो पैच आता है, सत्ता भाई ने वहां पे इस सीजन में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट हमारे सत्ता भाई का है। तो वो भी एक कमाल लाजवाब खिलाड़ी हैं। दिल्ली के लिए अगली कहानी ये आती है कि अभिषेक पोरेल फ्रॉम बंगाल एक बेहतरीन खिलाड़ी बनते जा रहे हैं। पिछले सीजन में भी और इस सीजन की शुरुआत में भी ओपनर्स की दिक्कत इस टीम को आ रही थी। अब डेविड वार्नर की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, पृथ्वी शॉ की ओर देखने की जरूरत नहीं पड़ रही। पोरेल भाई धीरे धीरे करके अपना इम्पैक्ट छोड़ रहे हैं। एक और कहानी इस मैच से आती है और वो आती है आर अश्विन को लेकर। अश्विन भाई इससे पहले विकेट्स के लिए थोड़ा सा जूझ रहे थे और पिछले मैच में 3 विकेट्स लेकर उन्होंने बता दिया कि फॉर्म आती जाती है, हुनर हमेशा रहता है। अगली कहानी इस मैच की ये थी कि थर्ड अंपायर प्रभु, जब एक वाइड की बात आती है, मतलब एक ही रन जब दांव पे लगा होता है, तो आप फ्रंट वाला एंगल, साइड वाला एंगल, पीछे वाला एंगल, दाएं वाला एंगल, नीचे वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल, जमीन खोद के भी कोई कैमरा निकाल लो वो वाला एंगल, वो जो ऊपर ड्रोन उड़ रहा होता है उसका एंगल, अंपायर की टोपी के कैमरे का एंगल, सब कुछ देख लेते हैं। एक फ्रेम आगे चलो, पीछे चलो, दाएं चलो, बाएं चलो, मुझे फैसला बनाना है। वेल डन, ऐसा ही होना चाहिए। पर जब इतनी बड़ी विकेट दांव पे लगी हुई थी प्रभु, आपने एक एंगल एक बार देखा और वो पैर बाउंड्री को टच नहीं हुआ, वहीं से ही पता चल गया। कम से कम जूम तो करवाते, अलग एंगल की मांग तो दूर। अब मुझे नहीं पता क्योंकि टीवी पे ही नहीं आया, मैंने अब तक चेक किया नहीं है वीडियो शूट करने तक, और मुझे उम्मीद है कि जब तक सुबह उठ के मतलब जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तब तक सोशल मीडिया पे वो पूरा जूम जाम करके धूमधाम करके वो एंगल पता लग जाएगा। हो सकता है वो कैच क्लीन था और पैच
पैर बाउंड्री रोप को टच नहीं हुआ, पर अगर वो इतू सा भी टच हो गया था तो ये स्कोर था, तो ये डिसीजन था। ये डिसीजन नहीं था, उस एक फैसले ने पूरे मैच की कहानी पलट दी है। संजू सैमसन, बिल्कुल उनका जो बाद में आपने अंपायर से बात की, वो बनता है उनका नाराज होना कि भाई चेक तो करवा लो प्रभु, जब सारी फैसिलिटीज हैं आपके पास, काहे को इतनी कंजूसी कर रहे हैं। विच ब्रिंग्स मी टू द स्टोरी नंबर 2। इस मैच का नायक कौन है? मेरे लिए संजू सैमसन है, और उनकी कहानी है बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार। संजू सैमसन है केरला से, पर जन्म हुआ था इनका दिल्ली में, गुरु तेग बहादुर नगर में, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के आसपास का इलाका है। बचपन में, अब ठीक है, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स भारत के कई राज्यों से आते हैं, केरला से बहुत आते हैं। संजू बाई भी बचपन में आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे, पर इनके पिताजी विश्वनाथ सैमसन साहब दिल्ली पुलिस में जॉब करते थे और फुटबॉल खेलते थे, सेंटर फॉरवर्ड थे, लंबे अच्छे हट्टे कट्टे वेल बिल्ट इंसान है वो, और वो फुटबॉलर थे। तो उन्होंने देखा अपनी कॉलोनी में कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, संजू और उनके भाई दोनों को क्रिकेट खेलने पे डाल दिया, और संजू बढ़िया क्रिकेट खेलते थे। अब दिल्ली पुलिस की फुटबॉल टीम है, जहां उनके पिताजी खेलते थे, तो उनकी क्रिकेट टीम भी है। तो पिताजी अपने दोनों छोटे बच्चों को उस दिल्ली पुलिस की क्रिकेट टीम के पास ले जाया करते थे और कहते थे कि इनको बॉलिंग करो। बच्चे छोटे छोटे कुछ 1 सालों के, और उनको फुल फास्ट बॉलिंग खिलवाया करते थे। ये आदत बाद में भी संजू के काम आई। बाद में पिताजी ने जब जॉब से रिटायरमेंट ले ली, तो अपने जो उनका गृह नगर है तिरुवनंतपुरम केरला में, वहां आ गए। अब ये एक बड़ा रिस्की फैसला था, जोखिम भरा फैसला था, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं तो आप दिल्ली में रखेंगे, जो क्रिकेट का गढ़ माना जाता है। क्योंकि केरला में उससे पहले सिर्फ 2 ही प्लेयर ऐसे थे जो केरला से निकल के भारत के लिए खेले हैं, टीनू जोहानन और एस श्रीसंत। केरला क्रिकेट के मामले में बहुत बड़ा विख्यात राज्य नहीं है, फुटबॉल में बहुत बड़ा है, पर विश्वनाथ साहब ने यह रिस्क लिया। और कितने 10-11 साल के थे शायद संजू सैमसन, जब उनको तिरुवनंतपुरम ले आए, तो उनके घर के पास तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज था, जिसका बड़ा ग्राउंड था, जहां संजू को खेलने को मिला। दिल्ली में वो कॉलोनी में 100-200 मीटर का जो इलाका था, वहीं खेला करते थे। तो यहां फिर उनको कोचेज मिलने शुरू हुए, यहां उनको थोड़ा और उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेलना शुरू किया। और मुझे याद है जब उन्होंने चैंपियंस लीग, किस किस को याद है, क्रिकेट में हुआ करती थी, 1-2 सीजन हुई थी पहले, 1 या 2, तो वहां मिचेल जॉनसन को खेलना था उन्होंने। शायद चैंपियंस लीग की बात है या फिर अपनी भारतीय लीग की बात ही है। मिचेल जॉनसन को खेलना था, तो उनके कोच ने क्या किया, पिच के ऊपर 1 परत 2 परत प्लास्टिक की शीट, फ्लैक्स बोर्ड, पानी छिड़काव, एक और मैट, मतलब उस पिच को कुछ अनूठा बना दिया। 18 यार्ड से बॉलर बॉलिंग करने लगे, संजू के शरीर पे गेंदें लगी, फिर उनको खेलने की आदत हो गई, और फिर जब उनको जॉनसन को खेलने को मिला तो वो आराम से खेल लिए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, उनकी प्रैक्टिस बहुत शानदार हुआ करती थी। 15 साल की आयु में ही संजू भाई ने केरला के लिए रणजी डेब्यू किया, जो रिकॉर्ड है सबसे छोटी उम्र में रणजी डेब्यू करने का, और सबसे छोटी उम्र में भारतीय T20 लीग में भी, और अब बंद हो चुकी चैंपियंस लीग T20 में भी 50 मारने का रिकॉर्ड संजू भाई के नाम पे है। 19 साल की आयु में आपको भारतीय टीम में आने का मौका मिला। भारतीय टीम में अंदर बाहर और परफॉर्मेंस में उठापटक इनकी लगातार चल ही रही है, पर राजस्थान की टीम ने इन पे विश्वास दिखाया है, इनको अपना सरपंच बनाया है, और जिस तरह का ये सीजन घट रहा है, ग्लव्स के साथ भी, बैट के साथ भी, सरपंची के साथ भी, ऐसा लग रहा है कि वो 10-15 साल वाला युवा संजू सैमसन अब काफी परिपक्व हो चुका है। ऐसे ही मैं इनको कमेंट्री में सियाणा मुंडा, यानी कि अक्लमंद इंसान सैमसन, ऐसे ही नहीं कहते हम इनको। अब बात करते हैं तीसरी कहानी, जो आज होने वाला मैच है, और इसकी भी 3-4 परतें हैं। पहली परत यह है कि दोनों टीम्स के पास लखनऊ और हैदराबाद आपस में भिड़ रही हैं। पहली तो कहानी यह है, तो इसको क्या हम बिरयानी डर्बी बोल दें, लखनवी बिरयानी बनाम हैदराबादी बिरयानी, वेज वाली प्लीज। हैं, मैच होना है हैदराबाद में। तो पहली कहानी ये कि यह बिरयानी डर्बी है। दूसरी कहानी ये प्रभु लोग कि दोनों टीम्स के पास है 12-12 पॉइंट। जो टीम जीती वो नंबर 3 पे आएगी आज 14 पॉइंट लेके, और 14 पॉइंट लेके आप आधा कदम दरवाजे के अंदर रख सकते हैं। तीसरी कहानी यह है कि मिसाल बन के प्रदर्शन करना
बहुत सारे कैप्टन्स को अच्छा लगता है, पर बॉलिंग में यहां काम कर रहे हैं पैट कमिंस, जो पिछले मैच में राजस्थान के खिलाफ आपने 19वां ओवर डाला, उस पे हर गेंद पे सी से क्लास लिखी हुई थी। आखिरी गेंद पे छक्का पड़ गया, कोई बात नहीं, पर मैच जीतने की भूमिका कमिंस साहब ने ही बांधी थी। कमिंस साहब बैट के साथ भी अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगली कहानी यह है कि आपकी जो बैटिंग है ना, पिछले कुछ मैचेस से एक पैटर्न देखा है, या तो आतिशबाजियां या फिर फुस वाला पटाखा। वो याद है जिसको आग लगाते थे और वो उसमें सिर्फ काले रंग की वो सांप सा बन जाता था, कोई आवाज नहीं आती थी। तो हैदराबाद की बैटिंग या तो 250 पौने 300 का स्कोर बनाती है या पौने 200 पे सिमट जाती है, तो वो चलना पड़ेगा। टॉप ऑर्डर, शीर्ष क्रम खास तौर पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम्स में खेल रहा है। दो कहानियां लखनऊ के संदर्भ से हैं, छोटी छोटी। नंबर 1, निरंतरता की कमी आपके खेल में भी है, पर बैटिंग ज्यादा तौर पे आपकी डिपेंड रही है आपके सरपंच के ऊपर। बीबा मुंडा राहुल, केएल राहुल, कोटापा लंदा राहुल, कमाल लाजवाब राहुल, और उनको लगातार कमाल करने पड़ेंगे। और अब ये भी नहीं सोचना है कि भारतीय टीम में आपको जगह नहीं मिली। और आखिरी कहानी यह है कि स्पिन अटैक अभी तक उतना बढ़िया नहीं रहा है, लगातार अच्छा नहीं कर रहा लखनऊ का स्पिन अटैक। एक और कहानी बोनस में ले लीजिए, कितने रन बनेंगे, क्योंकि हैदराबाद में बड़े बड़े स्कोर बने हैं। देखते हैं कि क्या ये 250 पौने 300 वाला मैच होगा या फिर क्योंकि आजकल अगर 170-80 रन बने तो उसको तो अच्छी बैटिंग माना ही नहीं जाता। 200 प्लस तो मतलब मजाक मजाक में बन रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो यार आप लोग? कोई नहीं है वहां कोने में। अपनी प्रेडिक्शन जरूर बताइएगा कि लखनऊ जीतेगी या हैदराबाद जीतेगी, किसकी बिरयानी वेज वाली ज्यादा अच्छी होगी, और संजू सैमसन की कहानी आपको कैसी लगी। हमने बहुत मेहनत की है इनकी कहानी निकालने में। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।